पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग और उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी पहुंच चुके थे ग्रेट यान एम्पायर के अंदर। और वहां पर आने के बाद उन सभी ने मिलकर सभी की खटिया खड़ी कर दी थी। पूरा ग्रेट यान एम्पायर कुछ ही मिनट के अंदर बर्बाद हो चुका था। साथ ही साथ ग्रेट यान एम्पायर का जो एम्पायर था चेनमिंग उसको मारने के लिए आया हुआ होता है। उसको थोड़ा सा इस चीज का टेंशन भी था कि वो तो कांग युई का फादर है, उसको मार दूंगा तो कांग युई को बुरा लगेगा। लेकिन कांग युई खुद उसको बता देती है कि वो मेरा फादर हो ही नहीं सकता, जिसने मेरी माँ की जान ली हो वो मेरा बाप कैसे हो सकता है। इसलिए वो खुद चेनमिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो ग्रेट यान एम्पायर के एम्पायर को मार डाले। तो चेनमिंग जैसे उसको मारने जाता है, एम्पायर ने उसको किसी और वर्ल्ड के अंदर ही ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग जो था वो उसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर जाकर ट्रैप था और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक वेपन होता है जो अपना टारगेट सेट कर रहा था, ये कहते हुए कि चेनमिंग हमने तुम्हें अपने टारगेट पे सेट कर लिया है, तुम यहाँ पर मरोगे और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे अटैक चेनमिंग के ऊपर लगते जा रहे थे और एक अटैक तो सीधा उसके सीने में आकर लग जाता है। यह अटैक इस तरह का था कि वो यहाँ पर चेनमिंग को पोजेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो अटैक पूरी तरह से चेनमिंग को पोजेस कर पाता कि अटैक ही वहां पर अपने आप खत्म हो जाता है। वो जो आंख वाला वेपन था वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, मैं चेनमिंग को पोजेस क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे इसके शरीर पे कंट्रोल हासिल करना है और कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो ये करके ही रहूंगा। लेकिन तब चेनमिंग वहां पर अपनी गन बाहर निकाल लेता और ऐसा अटैक करता है कि वो आंख जो थी वो फटकर चार हो जाती है। आंख की पूरी हालत खराब हो गई। लेकिन जब आंख टूटी थी तो उसके टुकड़ों से वहां पर एक नया फिगर तैयार होने लग जाता है जो कि बहुत ही अजीब सा एक रोबोटिक क्रिएचर लग रहा था और वो यहाँ पर आया था चेनमिंग को मारने के लिए। आंख तो खत्म हो गई, अब वो क्रिएचर ही मारेगा चेनमिंग को। उसने चेनमिंग के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर दिया था जिस वजह से चेनमिंग का एक हाथ कटकर वहां पर अलग हो जाता है। लेकिन चेनमिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से अपनी पावर की मदद से अपना हाथ रीजेनरेट कर लेता है। लेकिन तब तक के वो जो क्रिएचर था वो वापस से चेनमिंग के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो बार बार खुद को टेलीपोर्ट करता और टेलीपोर्ट करने के बाद वो इधर उधर आते हुए चेनमिंग के ऊपर हमला कर रहा था। एक बार को तो वो चेनमिंग को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में ही अपने पावर को डालना शुरू कर देता है ताकि चेनमिंग को पोजेस कर सके। और देखते ही देखते चेनमिंग पोजेस होने भी लग गया था। चेनमिंग की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो वहीं हम एम्पायर को देखते हैं जिसने एक बड़े से घंटे के अंदर कांग युई को फंसा कर रखा था। वो यहाँ पर कहता है कि कांग युई अगर तुम अभी भी जुनलॉक सेट के अंदर रहती ना तो इसी में तुम्हारा फायदा होता और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो बच जाती, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मुझ पे हमला करने की कोशिश की। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म होगी। तुम अपनी माँ की आखिरी वारिस थी, तुम्हारी माँ तो गई, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हारा थैंक यू भी कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने साथ ही साथ एक बढ़िया बंदे को भी लेकर आया है, क्योंकि वो है चेनमिंग। चेनमिंग को भी यहाँ पर मैं अपनी पावर की मदद से खा जाऊंगा और उसकी सारी की सारी पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर लूंगा। तुम्हें तो मैं अपने अंदर एब्सॉर्ब करने वाला हूँ, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। क्योंकि चेनमिंग को मैंने देखा है, वो मामूली बंदा नहीं है। उसकी पावर मुझे मिल जाए ना तो मेरी पावर कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। कांग युई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अपना मुंह बंद कर ले, तेरी कोई औकात नहीं कि तू मुझे या फिर सेक्ट मास्टर के ऊपर उंगली भी उठाकर देख सके, तो उनकी जान लेना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर एम्पायर भड़क जाता है तो वो सीधा अपनी पावर की मदद से कांग युई को अपनी तरफ ही घसीटने लग जाता है ताकि वो उसको जान से मार दे। वो कह रहा था कि मैं पहले तुझे मारूंगा, तेरी पावर को एब्सॉर्ब करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा तियानजिन कल्ट के अंदर, क्योंकि वहीं पर है एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर जो कि पूरे 1000 साल से वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी उसको ले नहीं पाया क्योंकि उसको लेने के लिए एक पावरफुल बंदा चाहिए। तेरी और सेक्ट मास्टर की पावर लेने के बाद मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि उस ट्रेजर को हासिल कर सकूं। ये सुनकर कांग युई कहती है कि बहुत बढ़िया, तूने मुझे खुद अपने मुंह से बता दिया कि वो ट्रेजर कहाँ है जिसकी तलाश में बहुत लोग निकले थे। अब तो तू गया बेटे, तू मरेगा और मैं खुद जाकर वो ट्रेजर खुद के लिए ले लूंगी। तो वहीं चेनमिंग जो था वो यहाँ पर काफी हद तक के पोजेस हो चुका था उस क्रिएचर के साथ। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से पोजेस हो पाता कि तभी वहां पर उस जो क्रिएचर था उसकी पावर अपने आप ही खत्म होने लग जाती है। उसका पोजीशन जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, अचानक से ये होने क्या लग गया मेरे साथ और मैं इस चेनमिंग को पोजेस क्यों नहीं कर पा रहा। तब वहां पर कियान की आवाज आती है जो उस क्रिएचर से कह रही थी कि तेरा तो पोपट बन गया, जिस चेनमिंग को तू यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है ना वो तो ओरिजिनल
चेनमिंग है ही नहीं, उसको तो मैंने बनाया है ताकि तेरा पोपट बनाया जा सके, और तू एक क्लोन को जब से मारने की कोशिश कर रहा था। जो सुनकर वो क्रिएचर पगला जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना रियलिस्टिक है, मुझे लगा कि यही असली होगा। इसके बाद क्लोन चेनमिंग अपना उसी को मजाक बनाते हुए खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, जिस वजह से वहां पर एक धमाका हो चुका था। क्रिएचर वहां पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन हो तुम लोग, जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं सबको मार दूंगा, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। लेकिन तभी उसके जितने भी अटैक थे वो एक एक करते हुए डिस्ट्रॉय होने लग जाते, क्योंकि कियान यहाँ पर पहुंच चुकी थी और उसने अपने गन की मदद से सब के सब अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो उस क्रिएचर के पास कोई अटैक बचा ही नहीं था। तब वहां पर एंट्री मारता है ओरिजिनल चेनमिंग, जो यहाँ पर आने के बाद उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, मुझसे ही मिलना चाहता था ना, देख मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो चुका हूँ, स्वागत नहीं करेगा मेरा। ये देखकर वो जो क्रिएचर था भड़क जाता है कि कुछ बात नहीं है, मैं तेरे क्लोन को पोजेस कर रहा था ना, अब तुझे ओरिजिनल में मैं पोजेस करूंगा, तू नहीं बच सकता मुझसे। वो जैसे ही चेनमिंग पे हमला करने वाला था, चेनमिंग अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर का सर धड़ से ही अलग कर देता है। उस क्रिएचर का सर उड़कर फुटबॉल की तरह दूर जाते हुए फेंका चुका था। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन वो क्रिएचर तब भी कह रहा होता है कि मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरी जान मेरे हाथों में नहीं बल्कि ग्रेडियन एम्पायर के एम्पायर के हाथों में। जब तक वो नहीं मरेगा ना तब तक मुझे मारा जा ही नहीं सकता, तो जितनी कोशिश करना है तो उतनी कोशिश करके देख ले। ये सुनकर चेनमिंग उससे कहता है कि बच्चे उसका भी नंबर आ चुका है, वो भी आज नहीं बचेगा, पहले तुझे मारता हूँ, और क्या पता अब तक के वो मर भी गया होगा। तो वहीं हम कांग युई को देखते हैं, जिसने अपने तालिस्मान की मदद से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, और उस बीस्ट की मदद से वो एम्पायर के ऊपर एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक कर दी थी, जिस वजह से तो एम्पायर के सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एम्पायर को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, मेरे इतने खतरनाक अटैक एक ही बार के अंदर कैसे खत्म हो गए। कांग युई जो थे वो यहाँ पर चेनमिंग ने जो उसको तालिस्मान बनाना सिखाया था उसकी मदद से एक पिंजरे वाला तालिस्मान क्रिएट कर देती है, जिससे होता ये है कि वहां पर एक फॉर्मेशन बन चुका था, और फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से वो एम्पायर फंस जाता है। वो चाहकर भी उसके अंदर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। कांग युई उससे कह रही थी कि तूने ना मेरे सेक्ट मास्टर को अंडर एस्टिमेट किया, तुझे क्या लगता है कि वो कमजोर है और तू उसको आसानी से मार देगा? बिल्कुल भी नहीं, तू मेरे मास्टर को क्या मुझे तक के हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे इतने कमाल के तालिस्मान बनाना सिखाया ना, जैसा कि दुनिया में किसी को नहीं आता होगा। और आज देख मैं कैसे उन्हीं तालिस्मान की मदद से मैं तेरी जान लेती हूँ। कांग युई जो थी वो यहाँ पर एक और तालिस्मान क्रिएट करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को बना देती है, जो बीस्ट सीधा एम्पायर के ऊपर गिरकर उसका खेल ही खत्म कर देता है। एम्पायर यहाँ पर मर चुका था, और जैसे ही एम्पायर मरता है उसी के साथ साथ वो जो क्रिएटर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर था वो भी मारा जाता है, और उसके मरने से चेनमिंग भी अब उस वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था, वो आजाद हो जाता है। यहाँ पर ग्रेडियन एम्पायर जब पूरी तरह से खत्म हुआ था तो हर तरफ धमाका होने लगता है। सारे के सारे लोग ये देखकर कह रहे थे कि आज तो दिवाली भी नहीं है, ये फटाके कौन फोड़ रहा है, लगता है कहीं तो बहुत ही बढ़िया वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है। जेन भी जब देखने के लिए आया था फटाके, तो पीछे से श्याम उसको धक्का मारते हुए कह दे कि अबे बचकाने साइड हो, मुझे पता है कि चेनमिंग ने ये धमाका करवाया है, उसने ये फाइट जीत ली, मैं जा रही हूँ चेनमिंग से मिलने के लिए, बड़ा तड़पी हूँ, अब मैं उसको जाकर झप्पी दूंगी जोर वाली। अब ग्रेडियन एम्पायर का पूरी तरह से बैंड बजाने के बाद सब के सब एक होटल के अंदर आकर बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा पार्टी वगैरह कर सके। लड़ाई के बाद तो पार्टी करने का मजा ही कुछ और होता है। सब आराम से बैठकर खाना पीना यहाँ खा रहे थे। श्यामी कहती है कि आज ये पार्टी हमें हमारे सेक्ट मास्टर की वजह से ही मिल पाई है, जो उसने इतनी कमाल के तरीके से पूरे ग्रेडियन एम्पायर का ही खात्मा कर दिया और हमारे जुनलुंग सेट की जो रिस्पेक्ट है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। तो आज की शाम हमारे सेक्ट मास्टर के नाम। श्यामी जो थी वो जल्दी से चेनमिंग के पास आती है और उससे कहती है कि सेक्ट मास्टर देखिए ना, आपने कांग युई को तो मैटर सुलझा दिया, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा मैटर है, उसको आप कब सुलझाएंगे? मुझे आपसे ही वो मैटर सुलझाना है, तो आप मेरा मैटर सुलझा दीजिए ना। सभी लोग कहते हैं कि सारा मैटर तो खत्म हो गया, अब तुम्हारा कौन सा मैटर बचा हुआ है? सभी दुश्मन मारे जा चुके हैं, दुश्मन सेक्ट भी खत्म हो गए, ग्रेडियन एम्पायर भी तो खत्म हो गया। तो श्यामी कहती कि नहीं नहीं, जहाँ से मैं आती हूँ ना डीमन क्लान से, वहाँ के कुछ एल्डर वगैरह हैं जो मुझे तड़पाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सेक्ट मास्टर अपने साथ मेरे डीमन क्लान के अंदर ले जाएं और वहाँ जाकर वो उन एल्डर वगैरह को सबक सिखाएं। ये श्यामी तो अलग ही प्लान बना रही थी ताकि चेनमिंग को बहका कर अपने डीमन क्लान में ले जाए और वहाँ न जाने वो उसके साथ क्या करेगी, पर चेनमिंग उसकी चाल समझ जाता है। सभी लोग यहाँ पर चेनमिंग से कह रहे थे कि 6 सेक्ट को हमने खत्म किया, ग्रेडियन एम्पायर को भी घुटनों पर ला दिया, सबके
सब हमारे सामने सरेंडर कर चुके हैं। इस वजह से हमारे पास इतने ज्यादा ट्रेजर, पैसे, सोने चांदी आए हैं ना जिनकी कोई हद नहीं है, तो हम इनका क्या करेंगे, कहाँ रखना है हमें इन्हें। तो चेनमिंग उन सभी से कहता है कि देखो ग्रेट यान एम्पायर ना, उस पर हक बनता है सिर्फ कांगयुई का। वहाँ का कोई एम्पायर अब बचा ही नहीं है, तो वहाँ की अगली एम्पायर रहेगी कांगयुई। जो वो चाहती है ना ग्रेट यान एम्पायर के साथ वही होगा, चाहे वो उसको बर्बाद कर दे, चाहे वो वहाँ की जाकर एक एम्पायर बन जाए। ये फैसला यहाँ पर मैंने कांगयुई के ऊपर ही छोड़ दिया। तो कांगयुई चेनमिंग से कहती कि नहीं, जो चीज मेरी है वो चीज आपकी भी है, हम दोनों का हक बनता है ग्रेट यान एम्पायर के ऊपर। मैं तो आपको बिल्कुल एज अ गिफ्ट ग्रेट यान एम्पायर देना चाहती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो आप पूरा ग्रेट यान एम्पायर अपने पास रख सकते हैं, चाहे उसके अंदर जितने भी हीरे जवाहरात सब मिले वो सब आपके। श्यामी के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि इस कांगयुई को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर फिर से मस्का लगाने के लिए आ गए चेनमिंग को। एक मौका मिल जाए, मैं इस श्यामी का गेम नहीं बजा दी ना तो मेरा भी नाम श्यामी नहीं। ये लोग यहाँ पर सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी चेनमिंग को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर आ रहा है। और तब वहाँ पर आ जाता है स्वॉर्ड इमॉर्टल, जो कि एल्डर के साथ आया हुआ था। ये स्वॉर्ड इमॉर्टल बहुत पहले भी चेनमिंग को मिला था, शुरुआत के एपिसोड में। स्वॉर्ड इमॉर्टल जैसे यहाँ पर आया था, चेनमिंग का डिवाइन ट्रेजर जो होता है वो उसको एक नया मिशन दे देता है कि जो भी स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है ना वो उसको मानना पड़ेगा। और ये जो मिशन है वो एक लेजेंडरी मिशन होने वाला है चेनमिंग के लिए। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये स्वॉर्ड इमॉर्टल कौन सा मिशन देने के लिए मुझे यहाँ पर आया हुआ है, जिसको मेरा डिवाइन ट्रेजर एक लेजेंडरी मिशन बता रहा है। हो ना हो ये बहुत कमाल की बात करने के लिए आया होगा। तो चेनमिंग उससे कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पे तुम आए हो, आओ आओ बैठो हमारे साथ, हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। तो स्वॉर्ड इमॉर्टल और वो एल्डर जो था वो यहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि हम तो यहाँ पर पार्टी करने तो नहीं आए, लेकिन हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन है। 9 हेवन सेक्ट जो है ना वो एक कंपटीशन का आयोजन कर रहा है। ये कंपटीशन हर 1000 साल में एक बार होता है, जिस कंपटीशन के अंदर बड़े से बड़े सेक्ट जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन की तैयारी पहले से ही बहुत पहले से कर दी जाती है। सभी सेक्ट इसमें शामिल होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और जो भी इस कंपटीशन को जीतता है ना उसमें उस सेट की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 9 हेवन सेट जो है उस सेट को सम्मानित करता है, और उसके बाद दुनिया में चर्चे हो जाते हैं उस सेट के। तो मैं यहाँ पर यही खबर देने के लिए आया था कि मेरे ख्याल से चेनमिंग तुम्हें ना जुनलॉन्ग सेट को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि तुम भी वो कंपटीशन लड़ने के लिए जाओ, और अगर तुमने वो कंपटीशन जीता ना तो तुम्हारा जुनलॉन्ग सेट दुनिया की सुर्खियों में आ जाएगा। हर एक के मुंह पर तुम्हारे ही जुनलॉन्ग सेट का और तुम्हारा नाम होगा, जिससे तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें जो मिलने वाली है ना, तुम्हें इसको ऐसे तो नहीं जाने देना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुनकर चेनमिंग सोचने लग जाता है कि अच्छा तो ये था लेजेंडरी मिशन जिसके बारे में मेरा डिवाइन ट्रेजर बता रहा था। काफी कमाल का ये मिशन मुझे लग रहा है, इससे तो मेरे सेट की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। श्यामी और कांगयू जो थे वो चेनमिंग से कहते हैं कि देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पर, हम आपको इस कंपटीशन के अंदर जीत दिलवाएंगे, अपनी जान लगा देंगे, जो हमसे हो सकता है हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कंपटीशन तो हमारा ही होगा, हम ही इस कंपटीशन को जीतेंगे, तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए। जो सुनकर चेनमिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, जब मेरे डिसाइपल वगैरह ही इतना ज्यादा मोटिवेट है और वो कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार है तो मुझे भी देरी नहीं करनी चाहिए, मैं भी जाऊंगा इस कंपटीशन के अंदर। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन तब ऐसा चेनमिंग को लगने लगता है कि यार कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं भूल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि वो चीज क्या है, पर जरूर कोई ना कोई वो चीज है। इसके बाद हमें उसी जासूस को दिखाया जाता है जो बेचारा अभी तक के वो बस खुदाई के काम में ही लगा था, और यही वो चीज थी जो चेनमिंग भूल रहा था। उसने जासूस को बोलना ही भूल गया कि बस तुझे अब खुदाई और ज्यादा नहीं करनी। वो आधी दुनिया खोद कर बीच में जाकर अटक चुका था और खोदते ही जा रहा था कि मेरे सेक्टर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं नहीं रुकूंगा, दम लगा के हमेशा मैं पूरी दुनिया खोद दूंगा। बेचारे की तो पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।